हेलो दोस्तों मेरे YouTube चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आप बच्चों के लिए UGC नेट का पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं। इसमें बच्चों हमने आपको थ्योरिकली जितने पेपर हैं 10 के 10 पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा अब हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आप बच्चों के लिए सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से 2015 का जो पेपर है जो दिसंबर में आया था पेपर 2 और पेपर 3 वो हमने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो के साथ हम जून 2015 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आपको स्टार्ट करा रहे हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स UGC नेट का ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। उस कोर्स के अंदर आपको PDF नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसको आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आप लाइव डाउट सेशन है और आपको एक मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा जिससे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी डिस्कस कर सको। तो ये कंप्लीट कोर्स है जो कि 6 मंथ और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है और इन प्रेजेंट इसमें 30% का ऑफ भी चल रहा है। तो आप चाहें तो इस पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी सारी की सारी जो नेट की तैयारी वो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कराता हूं जो कि हमारा है एक तरीके से क्वेश्चन पेपर 2015 का, जून में 2015 का। तो क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन हर मतलब ईच है और आपको टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो 25 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यानी कि 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन आर फर्म म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन, यानी कि किस प्रकार के बाजार में जो फर्म है वो स्वतंत्र रूप से आउटपुट और प्राइस के बारे में फैसला नहीं ले सकती बल्कि और जो फर्म है उन पे डिपेंडेंट होती है। तो बच्चों इस तरीके का जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं ओलिगोपोली, क्योंकि ओलिगोपोली की वजह में ही जो फर्म है वो आउटपुट के लिए और प्राइस के लिए इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से जिसमें हमने फीचर्स कराए आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे सटीक आंसर बैठेगा बच्चों वो बैठेगा आपका ओलिगोपोली ये वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे सटीक आंसर है वो 1 है। तो इसी का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें वैल्यू ऑफ कैपिटल। बच्चों वैल्यू ऑफ कैपिटल बहुत ही फेमस बुक है प्रोफेसर J.R. हिक्स की जो बुक्स है उनमें से एक वैल्यू ऑफ कैपिटल, रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड, ये काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं। तो ये जो थ्योरी है इसी में उन्होंने इंडिफरेंस कर्व की जो अप्रोच है उसका यूज़ किया था। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है बच्चों वो J.R. हिक्स है, यानी कि आप इसका जो 4th ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि गिफिन पैराडॉक्स की बात करते हैं। बच्चों गिफिन पैराडॉक्स हमें क्या बताता है, गिफिन गुड्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। गिफिन गुड्स जो होती है वो विशेष प्रकार की घटिया वस्तु होती हैं, यानी कि इन वस्तुओं का देखिए घटिया वस्तु क्या होती है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, हम एक बार समझते हैं। इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स। इंफीरियर गुड्स में जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और गिफिन गुड्स में भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। गिफिन गुड्स की केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है और गिफिन गुड्स के केस में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों ही केसेस में जो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। लेकिन इस केस में जो इंफीरियर गुड्स होती है उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर पावरफुल, आप याद रखिएगा। लेकिन गिफिन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है, इनकम इफेक्ट इज मोर पावरफुल, यानी कि इस केस में जो इनकम इफेक्ट है वो ज्यादा पावरफुल होता है। आप डायग्राम के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं अगर आप चाहोगे तो डायग्राम के थ्रू अगर आपको ये देखना हो तो मैं आपको ये भी डायग्राम के थ्रू भी हम इंडिफरेंस कर्व बना के भी इसको दिखा सकते हैं। देखिए इंडिफरेंस कर्व में हम किसको किस तरीके से दिखा सकते थे, हम गिफिन गुड्स का डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है A और यहां पे हमारा आप एक तरीके से कह सकते हो ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। ओके बच्चों, सॉरी प्राइस इफेक्ट नहीं है, यहां पे प्राइस इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि गुड्स हमारी घटिया है, इसलिए इस केस में ये वाला यहां पे आता है प्राइस इफेक्ट B। तो इस केस में क्योंकि गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता,
तो ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारा कहलाएगा पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचें, इसके पैरेलल, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो यहां से लेके यहां तक हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है, ये वाला हमारा कहलाता है प्राइस इफेक्ट, और ये सारा का सारा हमारा इनकम इफेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव होता है इनकम इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, और साथ ही साथ होता है ग्रेटर देन इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की कंपेयर में जो इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4 आप बता सकते हो। तो ये बच्चों आंसर है। डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप हमारी ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिस्पॉन्ड विद द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। बच्चों सप्लाई कर्व ऑफ लेबर की बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं सप्लाई कर्व ऑफ लेबर क्या होता है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, हम ये मान के चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो हमारा ये होता है एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमआरपी कैसे निकलता है? एमपीपी, यानी कि जो लेबर है उसका जो फिजिकल प्रोडक्ट है, इनटू एमआर, इसको बोलते हैं एमआरपी। और परफेक्ट कंपटीशन के केस में एमआरपी और वीएमपी दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो इस केस में जो एमआरपी कर्व है, ये देखिए, ये हमारा है मान लीजिए वेज रेट, तो इतना लेबर काम पे लगाएंगे, इसका मतलब एमआरपी कर्व ही हमारा एक तरीके से डिमांड कर्व ऑफ लेबर कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें बच्चों डिमांड कर्व ऑफ लेबर की, तो जो एमआरपी कर्व होता है, एम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा फार्मूले से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकलता है। बच्चों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। लिमिट प्राइस रेफरेंस, लिमिट प्राइस क्या होते हैं? लिमिट प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जो इस तरीके की डिसाइड होती है कि नया कंपटीशन आए ही नहीं। देखिए मार्केट में कंपटीशन होता नहीं है, बल्कि हम खुद कंपटीशन क्रिएट करते हैं ऊंची कीमत चार्ज करके। लिमिट प्राइसिंग एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हम प्राइस को इतना नीचे रखते हैं कि नए कंपटीटर मार्केट में घुसने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में घुसने से उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों लिमिट प्राइस। यानी कि लिमिट प्राइस इसका मतलब है प्रिवेंट एंट्री विद द न्यू फर्म्स, यानी कि जब ऐसी प्राइस डिसाइड की जाए जो नई फर्मों को एंट्री करने से रोके, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रिवेंट एंट्री न्यू ईयर। यानी कि पांचवे का जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो 2 है, और फोर्थ का भी 2 है। तो इसका आंसर 4 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 2 है, और इसका 2 है। तो इस तरीके से बच्चों हमने अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम आ जाते हैं, जो कि कह रहा है कि जनरल पेरेटो ऑप्टिमिटी की कंडीशन हमें बतानी। देखिए पेरेटो ऑप्टिमम की कंडीशन क्या होती है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर आपको आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है, जिसपे हमने बताया था कि एमआरएस एक्स वाई ए कंज्यूमर की बराबर होनी चाहिए एमआरएस एक्स वाई बी कंज्यूमर की। ओके, तो ये हमारी पहली कंडीशन बनती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि जो हमारा एमआरटीएस है एक्स वाई, ठीक है, सॉरी गलत बोला, एक्स वाई नहीं होता, ये होता है लेबर कैपिटल। लेबर कैपिटल वो बराबर होना चाहिए एक्स गुड्स के लिए, वो बराबर होना चाहिए एमआरटीएस एल के वाई गुड्स के लिए। तो जब हम इसको ड्रॉ करते थे तो इसको हम इस तरीके से ग्राफ बना लेते थे ऐसे करके, और इसका जो स्लोप होता है वो एमआरटी के बराबर हो जाता है। यानी कि ये जो स्लोप है ये वाला एमआरटी के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, एमआरटी या एमआरएस भी बोल सकते हो इसको आप। और यहां पे हमारा जनरल इक्विलिब्रियम होता था, इस तरीके से जनरल इक्विलिब्रियम करते थे। यानी कि कंडीशन फुलफिल तब होगी जब एमआरएस एक्स वाई ए का बराबर होगा एमआरएस एक्स वाई बी के बराबर होगा एमआरटी एक्स वाई के। तो ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो बिल्कुल सबसे सटीक कंडीशन है। तो इसका जो 2 है एमआरएस बी एमआरटी एक्स वाई, देखिए एमआरटी एक्स वाई बराबर है एमआरएस ए एक्स वाई एमआरएस एक्स वाई बी के। तो ये कंडीशन बच्चों है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप हमारी यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐप पे भी देख सकते हो, सारी कंडीशन को हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एडवर्टाइजमेंट इज द कॉमन
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में होती नहीं है और मोनोपोली को कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में इसलिए नहीं होती क्योंकि होमोजीनियस गुड्स है। मोनोपोली में इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो जो बेचेगा वो बिकेगा। इसीलिए जो कंपटीशन है ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट वहां पर एक बहुत ही कॉमन चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि 7th का जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा 1, यानी कि आप इसको चूज कर सकते हो बिंदास होके 7 का 1। अगला है बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसका रिजीम है, तो ये बच्चों ये WTO के अंदर आता है। आपको पता होगा WTO में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसमें से एक है, तो इसको आप WTO चुनकर आप बात को खत्म कर सकते हो क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ यूरो करेंसी मार्केट। देखिए यूरो करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें तो यूरो करेंसी मार्केट के लिए कौन सा सबसे सटीक है। यूरो करेंसी मार्केट का है, देखिए यूरोपियन यूनियन ने एक कॉमन करेंसी यूज की है जिसको यूरो बोलते हैं और इस यूरो के लिए एक कॉमन तरीके से वो जारी करते हैं, यानी कि इस एग्जिस्टिंग अफेक्टेड द इफेक्टिव कंडक्टेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हाईली रेगुलेटेड हो ऐसा नहीं है बच्चों, इसको भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो 9 का 3rd आएगा। अब बात करते हैं बच्चों हिक्सर-ओलन थ्योरी की। हिक्सर-ओलन थ्योरी जो है या थ्योरम जो है, अ नेशन विल एक्सपोर्ट अ कमोडिटी विच इज, देखिए हेक्सर-ओलन थ्योरी को आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है, हेक्सर-ओलन थ्योरी कहती है कि एक देश उन चीजों का एक्सपोर्ट करता है जिसमें उसके पास फैक्टर अमेंडमेंट है या रिलेटिव प्राइस चीपर है, यानी कि दोनों बातें होंगी, यानी कि या तो वो फैक्टर उसके यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है या उसके पास में जो प्राइस है वो कॉस्ट कम पड़ रही है। तो देखते हैं क्या करता है, क्या कहता है, इंटेंटिव इन द रिलेटिवली अमेंडमेंट फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, इंटेंसिव नॉट इंटेंटिव, इंटेंसिव इन द रिलेटिवली चीप फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही बैठेगा क्योंकि उसके पास फैक्टर ज्यादा भी होना चाहिए। दो उसके पैरामीटर्स हैं, एक तो फैक्टर अमेंडमेंट वाला है, एक प्राइस फैक्टर है, वो हमने ऑलरेडी बच्चों डिस्कस किया है कि एक या तो फैक्टर सस्ता होना चाहिए तब वो उसको एक्सपोर्ट करेगा या उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो 3rd पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं बच्चों, कह रहा है कस्टम यूनियन। देखिए कस्टम यूनियन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप देखेंगे हमारी ऐप में तो मैक्सिमम पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए। इंटरनेशनल ट्रेड में मिल जाएगा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स करके हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने आपको कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया, उसमें से कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन क्या करता है, जो मेंबर कंट्री होते हैं उनके लिए अलग प्रोविजन और जो मेंबर कंट्री नहीं होते उनके लिए अलग प्रोविजन, यानी कि मेंबर कंट्री को कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाती है या आप कह सकते हो फ्री ट्रेड का परमिशन दी जाती है। तो एक तरफ तो ये क्या करता है, ट्रेड क्रिएशन करता है मेंबर कंट्री में और ट्रेड डाइवर्जन करता है नॉन मेंबर कंट्री में। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो 11 का 3rd नंबर पे बैठेगा, यानी कि 11 का 3rd जो है बोथ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स, ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन हिक्सर-ओलन थ्योरम इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि हिक्सर-ओलन थ्योरम की बात करें तो हिक्सर-ओलन थ्योरम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है, 2 फैक्टर मॉडल, 2 कमोडिटी, नो ट्रैफिक और कांस्टेंट ट्रैफिक। देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सारे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 फैक्टर मॉडल, क्योंकि 2 फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि लेबर और कैपिटल है, पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो 2 फैक्टर मॉडल पर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे सटीक बैठेगा वो 1 ही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों, ड्यूल गैप मॉडल जो है, ड्यूल मॉडल गैप में बताया गया है कि जो गैप होता है वो किसके लिए होता है, एक तो सेविंग कंस्ट्रेंट होती है, यानी कि अल्पविकसित देशों में सेविंग कम होती है, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी कम आ रहा होता है, यानी कि एक तो देश के अंदर पैसा नहीं होता, दूसरा विदेशों से पैसा नहीं होता। हालांकि बच्चों ये वाला जो मॉडल है ये हमने अभी डेवलप नहीं किया है, तो और क्योंकि अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें ड्यूल गैप मॉडल कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम ये जरूर डेवलप करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने करवाया हुआ है, ये आपको मिलेगा आपको एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पर आपको इनइक्वालिटी वाला चैप्टर दिया हुआ है। एक वहाँ पे हमने गिनी कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला बताया है, किस तरीके से गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है, लॉरेंज वक्र बनाने का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है। लॉरेंज वक्र के माध्यम से ही गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, और उसमें बताया गया है, देखिए इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन,
और ये जो लाइन है, दूसरी जो लाइन है, ये बताता है कि आपके अंदर कितनी इनइक्वलिटी है। तो जितना ये गैप ज़्यादा होगा उतनी इनइक्वलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि गिनी कोफिशिएंट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक बाय इक्वल इनकम, इक्वलिटी इनकम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है, इक्वलिटी की जो लाइन है, वो इसके बिल्कुल ऊपर चल रही होगी, ऐसे करके जा रही होगी। तो जो फार्मूला है वो है ए, यानी कि जो गैप है ये वाला गैप अपॉन ए प्लस बी। तो क्योंकि इस केस में कोई गैप ही नहीं है तो जीरो होगा अपॉन, मान लीजिए 100 गैप है तो आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो जो बिल्कुल सटीक बैठता है वो 14 का 1 बैठेगा, 0। 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा कंसिक्वेंस नहीं है? तो बच्चों एग्रीकल्चर यील्ड में गिरावट आएगी, बिल्कुल सही बात है, मौसम बार बार बदलेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द सेपरेट ऑफ डिजीजेज बिल्कुल फैलेगी। इसके अलावा राइज इन सी लेवल ये भी फैलेगा। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला इसका सबसे सटीक आंसर नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट नहीं है। देखिए अगर आप हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें हमने आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कुछ टॉपिक डिस्कस किए हुए, हालांकि आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमने आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और इसके अलावा हमने जो ओजोन जो परत है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, जो कि आपको कॉमन सेंस यूज़ करके ही आप इसका आंसर दे पाओगे बच्चों। कॉमन सेंस तो देखिए हर जगह यूज़ होता ही है। हाँ जी, one of the characteristics of many underdeveloped countries that they have low rate saving rate and low capital formation। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश देशों की दिक्कत क्या है कि वहां पर लो कैपिटल सेविंग है और कैपिटल ग्रोथ कम है। क्योंकि देखिए क्यों कम है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल में जो गरीब देश हैं, जो पुअर कंट्री है, उनकी इनकम कम है, इनकम लेस है, और इनकम का जो मोस्ट हिस्सा है, मोस्टली प्रोपोर्शन, वो क्या करते हैं एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं। और जब सारा का सारा पैसा वो एक्सपेंडिचर में लगा देंगे तो इनकम के लिए पैसा कम बचेगा। इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज मेनली ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन। देखिए हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन की ये वजह नहीं है, केवल ये वजह नहीं है, बल्कि इसके अलावा इनकम का लेवल भी कम है। देखिए इनकम का लेवल कम है ये भी हमें समझना पड़ेगा, और कंजम्पशन का लेवल बहुत हाई है ये भी समझना पड़ेगा। तो हमें अगर यहाँ पे ये बोलता क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इज हाई है तो ये सटीक आंसर बैठता। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये केवल एक पक्ष को दिखा रहा है कि कंजम्पशन का लेवल हाई है। लेकिन हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि कंजम्पशन का लेवल हाई है, लेकिन किसके कंपैरिजन में हाई है? इनकम के लेवल के को हमने कहीं पे भी शो नहीं किया। इसलिए मेरे हिसाब से यही वाला पॉइंट सबसे सही माना जाएगा। 16 का 2, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सटीक आंसर बच्चों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। बच्चों सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हमने करवाया हुआ है बच्चों। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आपको सरप्लस वैल्यू बताएगा, जिसमें हमने बताया था कि जो मालिक होता है वो एम्प्लॉय को उतनी सैलरी देता है, कम सैलरी देता है जितना उसने प्रोडक्शन किया है, और सारा का सारा फोकस वो कैपिटल को बढ़ाने पर करता है, जबकि जो रियल कैपिटल है लेबर उसको लगातार घटाता रहता है। तो आपको इसका सबसे सटीक आंसर कार्ल मार्क्स है, जो कि आपको चुनना है और आप चुन भी लोगे मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इलास्टिक एंड डिमांड ऑफ मनी इज ऑल्सो इंटरेस्ट इलास्टिक। तो बच्चों देखिए हम इसको कंसेप्ट समझा लेते हैं। पॉइंट पढ़ने से क्या होगा, मैं आपको 2 डायग्राम बना के दे देता हूँ। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा आई की इक्वेशन होती है वो डिपेंड करती है आई बार माइनस ए आई, ए आर भी कह सकते हो। तो ये जो ए है ये सेंसिटिविटी को दिखाता है। हमने आपको ऑलरेडी इक्वेशन के माध्यम से सिखा रखा है कि यहां पे हमारा जो है ए ये हाई है, और ऐसा तब होगा जब हमारा ए लो होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए हमारा मोर सेंसिटिव है तो इसका मतलब इस केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। तो देखिए मैं बना के डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं 2 डायग्राम बना के दिखा देते हैं बच्चों को, है ना। इसमें मान लीजिए हम एक ले लेते हैं इस तरीके का IS और एक ले लेते हैं IS इस तरीके का। 2 हमने IS ले लिए। LM हम क्या करते हैं 45 डिग्री एंगल में ही ले लेते हैं। तो ये हमारा LM है, ये हमारा LM है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
ये y का लेवल है, ये y का लेवल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए LM को हम राइज कर देते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम LM को राइज कर देते हैं, तो इस केस में आप देखिए इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा चेंज आया है और इनकम में कम चेंज आया है। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। इस केस में क्या होगा, लेस इफेक्टिव है। इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट में कम चेंज आएगा लेकिन इनकम के लेवल में ज़्यादा चेंज आएगा। इसका मतलब इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जिस केस में इंटरेस्ट इलास्टिक एक ये वाला है, दूसरा इंटरेस्ट इनइलास्टिक, यानी कि ये वाला तो कट गया, ये वाला भी कट गया, ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। यहां तक हम पहुंच गए, यानी कि ये वाले 2 पॉइंट में से एक सही हो सकता है। अब दूसरे वाले केस में दे रखा है डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो इंटरेस्ट इनइलास्टिक एंड डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इनइलास्टिक। तो इसके बारे में भी हम करके देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा, तो बच्चों ऑलरेडी हमने समझा था कि डिमांड फॉर मनी का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। ये हमने डिमांड फॉर मनी के लिए पढ़ाया हुआ है। तो इस केस में हमें समझना पड़ेगा कि जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए एक तो हमारा LM इस तरीके का है और एक LM इस तरीके का है, ठीक है जी। तो मैं दोनों ही डायग्राम आपको बना के दिखा, और ये मान लीजिए चलिए IS है। तो जिस केस में LM जो है वो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उस केस में वो कम इफेक्टिव होगा। इसका मतलब जिस केस में ये स्लोप कम है उस केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप डायग्राम बना के देख लीजिएगा। और ये वाला जो है ये बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा अगर आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे। तो जो फोर्थ है 18 का फोर्थ, वो बिल्कुल सही पॉइंट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 19। द स्लोप ऑफ LM कर्व डिपेंड अपॉन, देखिए हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, अभी बताया था कि LM कर्व का जो स्लोप है LM वो होता है L का स्लोप के वाई माइनस एच आई। तो किस पे डिपेंड करता है ये, इसका स्लोप जो है, अगर LM के स्लोप की बात करें तो ये होता है K अपॉन H, इसका जो स्लोप है। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, H पर और K पर, यानी कि स्लोप इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं करता इस पे डिपेंड, यानी कि A पे डिपेंड नहीं करता है ये। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, तो बिल्कुल यही चीज़ है। इसका मतलब है कि आपकी डिमांड फॉर मनी, यानी कि ये जो L है इसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी, ये डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। और ये किस पे डिपेंड करता है, सटीक आंसर बैठेगा ये वाला, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कह रहा है इन क्लोज इकोनॉमी 3 सेक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बच्चों मैं आपको बता देता हूं 3 सेक्टर मॉडल के अंदर क्या कंडीशन अप्लाई होती है। तो 3 सेक्टर मॉडल कहता है कि जब y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि सी प्लस एस प्लस टी बराबर होना चाहिए सी प्लस आई प्लस जी के। तो सी से सी अगर कैंसिल कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि एस प्लस टी इक्वल होना चाहिए आई प्लस जी के। अब ध्यान होता है ना बच्चों, ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एस प्लस टी इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस जी। तो हम क्या करते हैं, इस डेप्रिसिएशन को इधर ले जाएंगे तो एस प्लस टी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस जी। तो आप कोई सी भी इक्वेशन आप बोल सकते हो, और इसमें आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो ये वाली दी हुई है, ये वाली देखिए, ये वाली दी हुई है, दिस वन, यानी कि हाउस होल्ड सेविंग एस प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस जी। तो ये वाली बच्चों इक्वेशन आपकी पूरी तरीके से सही बैठती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्ज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज एक्सप्रेस। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यहां पे मिटा दिया गया है, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न
एंड रियल इंटरेस्ट रेट। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो मॉडल है, अगर हम बात करें केंजियन मॉडल, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है और रेट इंटरेस्ट है वो डिसाइड करता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के माध्यम से। तो ये आपका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बच्चों 4th बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्लासिकल मॉडल जो है मैक्रो सिस्टम में मनी किस तरीके से डिटरमाइन होती है? तो बच्चों MV/PT का फार्मूला होता है क्लासिकल मॉडल में, यानी कि जो M होता है उसको निकालने के लिए PT को V से डिवाइड कर दोगे तो ये आपकी मनी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि मनी जो है वो ना तो एम्प्लॉयमेंट से, ना रियल आउटपुट से, ना दोनों से। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ये डिटरमाइन होता है, यानी कि ये वाला जो आंसर है वो 22 का 4th आप आंसर इसमें दे सकते हो। 23 की बात करें बच्चों, देखिए ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से LM राइटवर्ड खिसक गया, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R2 गिर गया। हालांकि जो मैग्नीट्यूड है वो R0 से R1 होना चाहिए था, और GDP का लेवल जो है वो Y0 से Y1 हो गया। यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं मान लो, तो ये हमारा टोटल मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। इसमें से पूछा गया है कि लिक्विडिटी इफेक्ट क्या है। लिक्विडिटी इफेक्ट का मतलब है कि जब मनी सप्लाई बढ़ाई तो मनी सप्लाई बढ़ाने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिरा, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इफेक्ट। यानी इस केस में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये लिक्विडिटी इफेक्ट को बता रहा है। तो R0 से R2 हमारा लिक्विडिटी इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, आपको ये बताना है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलिप्स कर्व, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल रिटर्न, ये भी ठीक है, ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2 सही है, तो 24 का जो 2 है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रिस्क का क्या मतलब है बच्चों? When borrower fail to fulfill term of loan, नहीं, a rate of interest rate which means a fall of value of security in the secondary market। देखिए मैं आपको समझाते जाऊँ इंटरेस्ट रेट क्या है। मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी बाई की 100 रुपये में, और सॉरी 90 रुपये में बाई की, 90 रुपीज़ में बाई की, और अब आपको वो 100 रुपये में बिकेगी जब आप 1 साल बाद। तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे निकालेंगे? 10/90, यानी कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग 11.5% के आसपास मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए वो 8% था, मान लीजिए, तो लोग क्या करेंगे? 8% की FD ना करा के 11% का बॉन्ड बाय करेंगे। अब मान लीजिए बॉन्ड की जो अवधि है वो 5 ईयर की है, यानी कि हर साल आपको, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, हालांकि 1 ईयर की मान लेते हैं, सपोज 1 ईयर की आपका बॉन्ड है, यानी कि 1 साल से पहले आपको ये बॉन्ड जो है वो कैश नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में 12% हो गया, लेकिन तभी भी आपको जो बॉन्ड है वो 11% ही मिलेगा। यानी कि इस केस में जो आपकी बॉन्ड की जो डिमांड है मार्केट में, यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट में ये बॉन्ड खरीदा और बेचा जाता है, वहां पर इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में 12% पे रिटर्न मिल रहा है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में 11.5% वाला कौन बॉन्ड बाय करेगा? राइज इन इंटरेस्ट रेट विच मीन्स अ फॉल इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन सेकेंडरी मार्केट। तो बच्चों ये इसको मतलब ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे 25 के 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बचे हुए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 करा देंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।